नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई, जहां पर अंबाला की जनता अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंची। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने शिकायतों को सुनने के बाद अलग अलग मामले में कमेटियों का गठन भी किया और जल्द रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की किताबें, फीस और दाखिले से जुड़े जो भी प्राइवेट स्कूल आदेशों के उल्लंघन करेगा उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अधिक शिकायतें नगर निगम, पुलिस, पंचायत विभाग और तहसील विभाग से संबंधित थी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर एक शिकायत पर एडीसी को जांच सौंपी गई है। वहीं एनडीसी को लेकर आ रही समस्याओं पर निगम कमिश्नर के साथ 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के सामाजिक मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की। इस दौरान 13 परिवाद सुने गए। परिवादियों ने इस दौरान स्कूल से लेकर अनेक समस्याएं रखी, लेकिन जिस तरह से मासिक स्तर पर होने वाली इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादी असंतोष दिखाई दिए, उसे लगता है कि यह बैठक मैच खाना पूर्ति बनकर ही रह गई है। क्योंकि एक परिवादी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2.5 साल में आपने किया ही क्या है, क्योंकि इस परिवादी की ओर से लगातार कोसली में एक स्कूल के निर्माण को लेकर अपनी समस्या रखी जा रही है। समस्या व्यक्तिगत न होकर सभी की सामूहिक है, लेकिन बावजूद इसके आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यह एक पहली समस्या है जिसमें इतने लंबा समय लगा है। इससे अलावा भी अनेक समस्याएं हैं जिसमें लगातार सालों से समाधान नहीं हो पाया है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कष्ट निवारण समिति की बैठक महज खाना पूर्ति बनकर रह गई है। ऐसे में अब जिम्मेदारों को भी जवाब देना होगा कि इस समिति की बैठक में कोई निर्णायक फैसला हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। रेवाड़ी से इंडिया न्यूज के लिए मैं अमित विश्वकर्मा। और हिसार रेस्ट हाउस में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली की शिकायतें आ रही हैं। 1 महीने से शिकायतें सुन रहा हूं, अब बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बिजली दर है उनको बढ़ाया जाएगा और बिजली घरों को बढ़ाया जाएगा। 1402 करोड़ की बढ़ेगा बजट बढ़ेगा। सर्दियों में 3 और 4 मेगावाट बिजली की पैदावार होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानीपत में यूनिट की जो दिक्कतें आई हैं उसे सही कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुड्डा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन के मेहमान हैं। इस साथ ही उन्होंने आप पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। जो नेता बने हैं उनके पास अनुभव की कमी है। बताओ, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियली कंडीशन पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है और एक सब अनएक्सपीरियंस लोग हैं। इसमें कोई पहले का पॉलिटिकली किसी का कैरियर नहीं रहा। अगर कोई नर्स भी सिलेक्ट होती है तो उसे भी 2 साल ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर कोई आदमी पुलिस में भी भरता है उसे भी मधुबन या किलोड़ जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। चीफ मिनिस्टर जब बनते हैं, कैबिनेट जब बनती है, पूरे देश को लोगों को आप प्रदेश के लोगों का लेके सारा काम देखने चलता है, तो आपको ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। वहाँ तो 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी विधानसभा ही नहीं देखी। कुछ मोबाइल रिपेयर करने वाले चले गए, कुछ ऑटो चलाने वाले चले गए, उसमें हर तरीके के लोग चले गए। अब सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर 15 शिकायतों में से 11 का निपटारा किया। अवैध कॉलोनी के मामले में परिवहन मंत्री एफआईआर के आदेश दिए। लाइटों के मामले में नगर निगम के अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर बात डालते हुए नजर आए। परिवहन मंत्री के सामने ही अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि मामले के समाधान जल्द किया जाए।
आगे बढ़ते हैं। नारनौल में पिछले 4-5 दिन से लगातार वकील और पुलिस का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वकीलों का यह कहना है कि उनके साथी वकील पर पुलिस ने झूठा मुकदमा बना दिया। इसी मामले को लेकर वकील कष्ट निवारण समिति की बैठक से पहले ही पंचायत भवन पहुंचे और एसपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसपी के तबादले की मांग की। वह बैठक लेने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला लाएंगे और मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। ये जो वकील में आया था तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपनी समस्याएं रखी है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लेके आऊँगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और वो जो जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य और बोनस बढ़ाने की मांग को लेकर रोहतक के मकड़ौली टोल पर 3 घंटे तक किसान ने जाम लगा दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। उन्हें 500 रुपए बोनस नहीं मिलेगा तो अनिश्चितकालीन के लिए टोल को बंद करवा देंगे। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने किसानों को मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान माने। किसानों का यह कहना है कि गेहूं की लागत के मुताबिक उन्हें मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए वो गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृत स्कूल, जो पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होता था, लेकिन अब सीबीएसई से मान्यता हासिल करते ही स्कूल की डिमांड बढ़ गई है। जहां स्कूल में दाखिले के लिए सिर्फ 175 सीटें ही खाली हैं, लेकिन दाखिले के लिए आवेदन और परीक्षा देने के लिए 500 छात्र आ गए हैं। छात्रों की संख्या पिछले साल 1200 थी, जो इस साल 1500 होने की उम्मीद है। स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश चंद्र का कहना है कि उठी 6ठी और 7वीं और 9वीं कक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन होगा और स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। ये संस्कृति मॉडल स्कूल बहादुरगढ़ इस समय सीबीएसई का स्कूल बन गया है और यहाँ पर प्रवेश उत्सव का कार्य चल रहा है। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 9वीं क्लास के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज परीक्षा है, जिसमें लगभग 500 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया है। और क्योंकि सीबीएसई का स्कूल बनने के बाद एडमिशन की मांग बहुत ज़बरदस्त है और विद्यालय को 2 पारी में हमने कर दिया है। कल परमिशन मिल गई इसकी 2 पारी में चलाने की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 को चलाया जाएगा और इवनिंग शिफ्ट में 6 to 8 क्लास को लगाया जाएगा। कमरों की कमी होने के बावजूद ये प्रावधान किया जिससे कि कमरों की संख्या बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर दाखिले का लाभ। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। मंडी में अभी तक 1,65,000 के करीब गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जबकि 4,635 क्विंटल गेहूं की प्राइवेट खरीद की गई है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 निर्धारित किया गया है। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और गेहूं की परचेज के बाद गेहूं का उठान भी शुरू कर दिया गया है। किसानों से तो मेरी यही अपील है कि वो अपना गेहूँ साफ लाएं, साफ करके लाएं। और वैसे तो गेहूँ सारा सूखा ही आ रहा है, हमने भी देखा। बाकी अब तक जो गेहूँ की खरीद है वो 1,65,722 क्विंटल हो चुकी है, जिसमें से 1,33,564 क्विंटल पलवल में और 32,158 क्विंटल खरीद केंद्र धरतीर में हो गई है। और प्राइवेट में 4,635 क्विंटल, ऐसे 1,70,357 क्विंटल हो गई है। गवर्नमेंट में 1,65,722 और प्राइवेट में 4,635। कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में 16वां गोयल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने वैज्ञानिकों को अवार्ड से नवाजा गया। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 16वां गोयल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने की, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विज्ञान को प्रकृति से जोड़ने की आवश्यकता के साथ साथ मानवता कल्याण हेतु विज्ञान के प्रयोग की बात कही। इस अवसर पर महान वैज्ञानिकों को पुरस्कार राशि, मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। वह मुख्य अतिथियों ने गोयल पुरस्कार अवार्ड स्मारिका का विमोचन भी। और वहीं यमुनानगर में खनन माफिया द्वारा नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ खनन किया जा रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी ट्रकों में ओवरलोड करके खनन सामग्री ले जाई जा रही है।
हरियाणा के कई गांव यमुना नदी के पार बसते हैं, लेकिन मामला ये था कि उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए सरकार ने नगली घाट पर 104 करोड़ का पुल बनाया ताकि लोग आराम से आ जा सके, क्योंकि जब भी बरसात या बाढ़ आती तो लोगों का आना जाना दुभर हो जाता था। लेकिन आज 104 करोड़ का पुल उस समय दुविधा में पड़ गया जब पुल को बनाने के लिए एक अस्थायी कच्चा पुल बनाया गया था और उस पुल के ऊपर एक अवैध जो है और ओवरलोड खनन सामग्री लेकर एक ट्रक पलट गया। इसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि इस पुल का जो काम है वो निर्माण कार्य में और कोई जरूरी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन इससे खनन सामग्री आ जा नहीं सकती। हालांकि गनीमत ये रही कि जो ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर थे उन लोगों को बचा लिया गया है और जो है क्रेन की सहायता से ट्रक को भी वहाँ से हटाया गया है। लेकिन यदि ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाता तो इससे काफ़ी बड़ी बात हो जा सकती थी। वहीं पार्थ गुप्ता उपायुक्त ने एसडीएम रादौर को इस पुल की और इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा ने तुझे हरियाणा। पंजाब की सीमा के साथ लगते हरियाणा के गांवों में चिट्टे जैसे घातक नशा पर रोक लगाने के लिए पुलिस अभियान सफल हो रहा है। लोग कड़ी मेहनत और पुलिस के सहयोग से गांव को नशा मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं। एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया ने गांव के लोगों के साथ बैठक की और कहा कि नशा तस्करों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र को जल्द ही नशा मुक्त करेंगे और बाकी गाँव में भी मुहिम चलाएंगे। वही नशे पर काबू पाने के लिए गाँव के लोग भी पुलिस के सहयोग कर रहे हैं। आज गांव रत्ताखेड़ा में एक स्पोर्ट्स मीट रखे, एक एथलेटिक टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें करीब 300 की संख्या में जो प्लेयर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था, जो गांव ने एक मुहिम छेड़ी थी, आप सभी जानते हैं, ये गांव में कमेटी बनाई और इस गांव में काफ़ी शिकायत थी नशे की लत की। जो युवा हैं वो खासकर नशे की और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा इस गाँव का। एक मिसाल इस गांव ने कायम की है। करीब 95% इन्होंने नशा गांव से ख़त्म कर दिया है और जो 5% बचा है बहुत जल्द वो भी इसको एकदम ख़त्म कर देंगे। और इस गांव से प्रेरणा लेते हुए आसपास के गांव ने भी जो है इच्छा जाहिर करी है कि इसी गांव की तर्ज पे जो है कमिटीज़ बना के और ऐसे ही काम किया। और साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। यहां कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार डाला। बेटे ने अपनी ही मां के ऊपर तकरीबन आधा दर्जन वार किए और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले मां और बेटे में कुछ बातचीत होती है, लेकिन इसी दौरान आरोपी इंजीनियर बेटा चाकू लेकर आता है और मां पर कई हमले कर उसे मौत के घाट उतार देता है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बेटा इंजीनियर है। बीते कई साल से वह अपने मां बाप से अलग रह रहा था। जांच में सामने आया कि रूठे बेटे को मनाने पहुंची बुजुर्ग मां को गुस्से में बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी बेटे को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। आते तो यहाँ से हाथ में चाकू ले लिया, उसने घसा दिया 5-7। मैं भाग के आया ऊपर छत से। तो गोली, ये शिवपुरी में रहते हैं लड़का। कितनी बार चाकू मारा था? उन्होंने 5-7 बार मारे हैं। 3 से घूम रहा है यहाँ पे। तो जो महिला को जिसको चाकू मारा है उसकी माँ है। उसकी माँ थी जो, वो यहाँ किसी के पास आई थी या फिर पार्क में? पार्क में घूम के जाती है यहाँ से रोज। सिविल हॉस्पिटल से रिटायरमेंट है। अच्छा, क्या थी सिविल हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल में ये मेरे को ध्यान नहीं भाई। आगे लड़के का नाम कुछ पता है? नहीं। और कितनी उम्र थी माँ की? माँ की 65 साल, 65-70 साल हो गई, ज्यादा रिटायरमेंट होता है ये। तो आज उसने कितनी बार चाकू मारे थे? मैं डेली देखता हूँ, यहाँ आके बैठ जाता है। आज पता नहीं कैसे उसके हाथ में कैसे चाकू हाथ में लग गया। काम करना शुरू कर दिया। पीछे भागे भी थे क्या? उसके पीछे भागे हैं 2 आदमी। पता लगा। और वही करनाल के गांव हरसिंहपुरा में अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में रखे लाखों रुपए पर हाथ साफ कर चोर मौके से भागने में सफल हो गए। गांव हरिसिंहपुरा में आज अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
एक घर में घुसे चोर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते से अंदर घुसे थे। मकान मालिक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार करीब 50 तोले सोना, 1.5 किलो चांदी, इसके अलावा 50,000 से ज्यादा की नकदी जो है चोरों ने चुराई है। मामले की सूचना मिलते पुलिस ने इस घटना की छानबीन शुरू कर दी है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। पानीपत के गांव पसीना खुर्द में चचेरे भाई के साथ कहासुनी के चलते बीच बचाव में आए संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात 9 बजे की है। संदीप बड़े भाई रोशन के साथ खेत में जा रहा था, तभी रास्ते में चचेरे भाई सोनू के साथ गांव के ही ऋतिक की कहासुनी हो गई। इस दौरान झगड़े का बीच बचाव कर रहे संदीप को छाती में गोली मार दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वही सेक्टर 29 थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसपी विजय सिंह ने बताया कि आपसी झगड़े में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। महिलाओं सहित 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और पंचकुला में श्री माता मानसा देवी मंदिर में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। माता के दर्शन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर के अंदर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शाइन बोर्ड के आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार 2 से लेकर 3 लाख श्रद्धालु रोजाना सुबह से ही माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे ही कपाट खुलते ही माता के दरबार में लंबी लाइनें शुरू हो जाती हैं, जबकि देर रात तक ये लाइनें लगी रहती है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो पंचकुला प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, उनकी ओर से अपने कार्य को करने के लिए पुलिस संख्या हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।